Let us start discussing further. Bohr's atomic model we were discussing. Two characteristics we calculated, that is radius of permitted orbits. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था रेडियस निकालना, और r का फार्मूला आया था जी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z d स्क्वायर. इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आज भी एनर्जी वाले टॉपिक में. ये रेडियस है और उसमें आपको बताया गया था कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. उसी ने ये बताया कि रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नहीं है. n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट. कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा. अब आपको ये भी बताया गया था कि ये दो इक्वेशन है. ये भी तो फर्स्ट पोस्टुलेट से ये आई थी कि कोई भी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर z है तो उसका चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस का? Ze. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का प्लस ही, तो z का कितना हो गया? Ze. अब ये कहे कि ये r रेडियस में चक्कर लगा रहा था, r मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है, चार्ज माइनस ई था, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है. ये हमारा इसका पैरामीटर. क्योंकि जब आप फोर्स लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है भाई? 9 × 10 की पावर 9. ठीक है. एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? समर्थ आप बोलो भाई. 8.85 × 10 की पावर -12. ठीक है. आप वहां बैठ जाओ, इस पे तो पीछे हो जाओ. 8.85 × 10 की पावर -12 होती है. ठीक है. तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r चाहिए. दे कौन रहा? K Q1 Q2 E/r². इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. साइन लेते नहीं है फोर्स और फील्ड में. साइन का मतलब डायरेक्शन ही बताता है. नेगेटिव ये पॉजिटिव ये बता रहा है, डायरेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है. फिर दूसरी बात क्या क्या है हमारी कि भाई जो परमिटेड ऑर्बिट का, बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा लेगा. देयर आर सर्टेन डिस्क्रीट स्टेशनरी नॉन रेडिएटिंग परमिटेड ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब nh/2. तो इन दोनों से ही डेरिवेशन हो रही है. तो अब हमें करना है क्या? और v भी निकाला था. v कैसे निकाला था? r भी निकाला, याद रखेंगे. एक बार दोबारा बता रहा हूं. r निकालने के लिए हमने क्या किया कि दूसरी इक्वेशन से v निकाली और पहली में r आ गया. अब मुझे v चाहिए थी तो यहां से r निकाला और इसमें. ठीक है. तो r निकाल के क्या आया था हमारे पास? nh/2π. और ये r किसमें रख दिया था? इससे तो ये कट गया था. तो क्या बन गया? यहाँ r रख दिया. क्या बन गया? mv² बराबर kZe² nh. अच्छा 4π mv भी, nh 2π mv. एक v से v कट गया था, m से m कट गया था, तो v आ गया. v इज इक्वल टू 2π kZe² nh.
अब जो तीसरे में मुझे जरूरत पड़ेगी तो क्या, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे कितने चक्कर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लगा रहा है वो चाहिए, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर मैं उसको f से दिखाऊं तो वो आएगा भाई v/2πr। क्यों? टाइम पीरियड निकालना हो तो वो होता है 2πr/v, 2πr/v। और जी फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, ये v/2π। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, r ये रहा कांस्टेंट्स की टर्म में है v भी, तो क्या बन जाएगा f 1/2π और v 2π kZe²/nh, और ये r बन गया n²h²/4π²mkZe²। तो 2π से तो 2π कर गया, बाकी आपने इकट्ठा करना है, कितना होगा 4π²m k²z²e4/n³h³। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा ये कम इम्पोर्टेंट, नाम तौर से कभी आता नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रॉन चक्कर को, ठीक है। तो दिस इज, और सबसे इंपॉर्टेंट है अगला एनर्जी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है एनर्जी ऑफ, when the electron is revolving around the nucleus, then what happens? It has both kinetic energy and potential, both kinetic और potential। आप देखिए इसी इक्वेशन 1 से r मैंने काट दिया, E के तो mv² बराबर kZe²/r हो गया। तो E के काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन 1/2 mv², ये होती है। और पहली इक्वेशन से mv² की वैल्यू है, तो इसका मतलब E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भाई 1/2 kZe²/r। E के काइनेटिक। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हमें वैसे ही पता होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या, दो चार्ज है +Ze और -e, यानी +Ze के फील्ड में ये चक्कर काट रहा है, तो चाहे तो पोटेंशियल से कर लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी का सीधा लगा लीजिए। क्या होता है फार्मूला, kQ1Q2/r। और यहाँ पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज होती है, तो जो साइन है वही आता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई भाई कि Ze -e/r, मतलब U = -kZe²। ठीक है, मान लीजिए काइनेटिक को 3 कह दो, इसको 4 कह दो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। टोटल क्या हुई, टोटल एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी यानी EK + EP या UP कह सकते, EP भी कह सकते। तो क्या बन गया बेटे, kZe²/2r -kZe²/r। अब kZe²/r कॉमन है, ये आ गया 1/2 - 1, मतलब माइनस आधा ही तो आ गया। तो एनर्जी हमेशा याद रखेंगे, यही चीज ग्रेविटेशन में पढ़ी हमने। दिस इज आल्सो ए सैटेलाइट,
इलेक्ट्रॉन भी तो एक सैटेलाइट है। और अगर मैं इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता क्या, काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की चाहे सैटेलाइट की प्लस 10 जूल है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दुगनी और माइनस होगी -20 जूल, और टोटल एनर्जी क्या होगी -10 जूल, दोनों को जोड़ो, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक पता चल जाए तो इसी तरीके से आप दोनों दूसरे निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि ये पोटेंशियल इसके फील्ड में घूम रहा है, सीधी और बाउंड है, तो बाउंड जब भी होते हैं तो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह से विदाउट, तो ये है हमारी एनर्जी। अब आर तो अननोन है, आर कोई फिक्स थोड़ा पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, तो आर की वैल्यू वही हो। तो अगर एनर्जी निकालनी आती हमको से, तो रेडियस को डिराइव करना पड़ेगा पहले वाला। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये जो आई है इसमें पुट कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी क्या होगी -kZe² by 2r। r है मेरा n² अपॉन 4π² kZe²। ये 4 ये इससे 2 से कट जाएगा। ठीक है, कटा हुआ है 2, कभी 2 बहुत हो गए, तो ये सोचो कट गया 2 से, तो क्या बन जाएगा कि -2π² k² m भी आ जाएगा, k² z² e⁴ अपॉन n²। दिस इज द एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कहाँ, nth ऑर्बिट में, और ऐसे में जिसका z है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए आता है, तो z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी क्या हो गए थे, -2π² m k² e⁴ अपॉन n²। ठीक है, अब नेगेटिव, what does it mean? Total energy of electron is negative, means electron is bound to the nucleus। फ्री नहीं है कि कहीं भी चला गया, no, it is bound to the nucleus। Electron is bound to the nucleus। क्लियर? अगर मैं इन सब की, देखो n को छोड़ दो इस नीचे वाली में, तो ऊपर वाली में n और z को छोड़ दो, सारे कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट k 9 × 10 की पावर। कई बार थोड़ा सा डेरिवेशन जो है ना अलग ढंग से पूछ लेते, ये प्रूव करो, तो आपने इसकी k की वैल्यू भी पुट करनी पड़ सकती है। k की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, नोट्सों में शायद पुट नहीं कर रखी है, आप कर लेंगे, एक लाइन और लिख लेंगे, me⁴ अपॉन k² है ना, k कितना है 1/4πε0, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/16π²ε0²। तो क्या हो जाएगी भाई, ये वाला नीचे k² की जगह लिखो 16π²ε0², और नीचे क्या होगा n²x²। तो π² से π² कट गए, 2 से 8, क्योंकि एक आध बार ऐसे आते कि ये प्रूव करो इतनी है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, हमने तो पता नहीं था ये ε0² n²। ठीक है, लिख लिया तूने? नीचे लिख ले, खाली जगह
एरो का मार्क दिखाने के लिए एक चीज आती है। ठीक है, ऐसे प्रूव करना आ जाए तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जा रही है, हमने तो ये पढ़ी थी के की टर्म, लोगों नहीं सोचते के की वैल्यू पुट कर दी तो वो आप ठीक है। अब इन सब कांस्टेंट की इसमें कहो या इसमें कहो तो एक ही बात है। अगर मैं एनर्जी की वैल्यू लिखूं तो ये आ जाएगी बेटे E यहाँ भी आप बाद में सफिक्स में लगा दूं, बिकॉज दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो En भी लगा सकते हैं nth ऑर्बिट, बाद में ही लगा दूं, ठीक है। -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन कंपटीशन में हीलियम का पूछ लेते हैं कई बार, तो ये फार्मूला क्या रहेगा? फॉर एनी अदर एलिमेंट ये शायद लिखा हुआ En बराबर है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, लिखा हुआ है किसी भी एलिमेंट, क्योंकि बोर मॉडल अप्लाई ही हीलियम और लिथियम के लिए होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम और लिथियम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। उसमें अगर हीलियम की हो तो हीलियम की एनर्जी या 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 गुना माइनस में, और ज्यादा बाउंड हो जाएगी। नहीं समझ आया हो प्लीज आज पूछेंगे, समझना क्लियर है? तो दिस इज द डेरिवेटिव। नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये भी आ जाता। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि नेगेटिव होने का मतलब फ्री नहीं है कि प्लस है जी कहीं भी चला गया, नो, इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड एनर्जी हैज टू गिव टू इट टू इजेक्ट आउट। इसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी है, समझ रहे हो? अब है जी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। अरे भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे निकलती है? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। Origin of spectral series. According to the last postulate of the Bohr model, energy is emitted when electron jump from any of the higher orbit to lower orbit. And energy is emitted in form of electromagnetic waves, radiations, which is equal to difference of total energy of the two permitted orbits. समझ रहे हो? अब जैसे मैंने कहा E, अगर मैं तो let E1 is the energy of electron in n1th orbit, n1th orbit में पहले n1, और E2 is the total energy of electron in n2th orbit, and n2 is greater than n1. n2 ऊंचा है, ऊपर है, तो सीधी सी बात है
जो एनर्जी निकलेगी एच न्यू वो क्या होगी E2 माइनस E2 माइनस E। अब E2 क्या, अरे ये एनर्जी का फार्मूला जनरल। अभी हाइड्रोजन का आखिरी में Z को 1 पुट कर देते, नहीं तो Z लेके चलो, ये सब कांस्टेंट है ना। ये भी -13 से नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, वैसे आर्टिकल की फॉर्म में कर रहा हूं। n की जगह एक बार n2 रख दोगे तो E2 बन जाएगी, और n की जगह n1 रख दोगे तो क्या बन जाएगी E1। ये तो फर्क है या नहीं? समझ नहीं आया तो पूछ लो। तो h न्यू यानी कि इसको कहा मैंने hc/λ वेवलेंथ की टर्म में क्या आ गई -2π² m k² z² e⁴ n2 का स्क्वायर x²। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, एक तो माइनस ये, एक यहाँ माइनस, क्या आ जाएगा फिर यही सारी बातें, केवल n में फर्क आ जाएगा। n1² x। तो इसमें हमने क्या किया hc/λ = ये कॉमन ले लिया बेटा, बाकी सारा समान n1 n2 को छोड़ दिया। -1/n2 का स्क्वायर प्लस 1/n1 का स्क्वायर। तो यो प्लस है तो पहले लिख दूं 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले दिया। अब अगली लाइन में इस h और c को इधर ले आया तो ये क्या बन गया h3, और अगली लाइन में c को भी इधर ले आया तो ये CH3। वहां स्टेप वाइज लिखी हुई है, यानी 1/λ का भी फार्मूला ये आ गया, क्या नीचे CH2। अब 1/λ का दूसरा नाम होता है बेटे न्यू बार, मतलब वेव नंबर, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। पर यूनिट लेंथ कितनी वेव है, एक वेव लेंथ का उल्टा। इसके अंदर z को छोड़ दो, बाकी एक और कांस्टेंट डिफाइन है, कौन, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका भी नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। जो ये z को छोड़ के जो ये बाकी सारा सामान है ये वाला, इस सारे का नाम है r, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो क्या बन गया बेटे 1/λ, ये न्यू बार बराबर है 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z², 1/n1² -1। For hydrogen atom z = 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए न्यू बार = 1/λ r 1/n1² -1/n2²। इसमें याद ये रखना r तो आ गया, r की जो वैल्यू है ना रिडबर्ग कांस्टेंट, एक बार कंपटीशन में क्या आ गया था, डायमेंशन क्या होंगे थे रिडबर्ग कांस्टेंट की। r की जो वैल्यू है ना 1.097 × 10⁷ पर मीटर, तो L-1 होंगे डायमेंशंस, यूनिट मीटर -1। 1/λ ही तो है, और लैम्डा के क्या मीटर, यूनिट लैम्डा के क्या मीटर। कई बार पॉपुलरली इसको 1.1 ले लेते हैं 10⁷। ठीक है। अब इस इक्वेशन ने क्या बताई, स्पेक्ट्रल सीरीज, या कैसे बताई? देखो बेटे आपको क्या ऑब्जर्व किया हुआ था, वास्तव में लाइमैन और बाल्मर सीरीज पहले से पता थी बोर मॉडल से कि ये फला फला स्पेक्ट्रल सीरीज निकलती है, लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल
सॉल्यूशन नहीं था क्यों निकला, बोहर प्रोवाइडेड। तो इसीलिए लिखा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ये कारण बता रही क्यों निकलती है। और उस क्या थी उसमें रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया था, एक लिमिटेशन थी। अरे ये तो सारी एनर्जी में सारे पॉसिबल रेडियस में घूम रहा है, तो सारी लाइट दे रहा है कंटीन्यूअस लाइट, जबकि जो लाइमैन और बाल्मर सीरीज थी वो डिसकंटीन्यूअस थी, डिस्क्रीट थी। मतलब लाइमन में एक सीरीज आ गई 3000 की, एक सीरीज आ गई 3800 की, एक आ गई 4200 की। मतलब ऐसा नहीं भाई 3000, 3010, 3020 सारी है, नो, डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ। तो इसीलिए इसने कहा वही तो है, n1 and n2 आर इंटीग्रल वैल्यूज। यूं थोड़ा कि यो है 1 तो यो 1.1, 1.2 तो 1.3, नो, या तो 1 या 2, 3 या 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब डिस्क्रीट है, n1 and n2 are not continuous but discrete values, so 1 by lambda or lambda is also discontinuous or discrete values. That is why we can explain the different spectral series in hydrogen atom using this equation. हाँ भाई बोलो, पीछे कोई डाउट हो तो पूछ ले, तो आप बोलो तो मैं पढ़ेगी तब आएंगे ये अच्छी तरह। ये तो मेरा रिवीजन करा दिए तो ठीक है, अपना कर लिया, होमवर्क लाया, हीट होगा कि ट्रक में लोड करके लाना है, ले आता और उसके लिए पढ़ना था। क्या आरटीजीएस, अब डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन पर क्वेश्चन हर कंपटीशन में, हर बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन आ जाए तो आप शुरू से भी जेड को एक ले सकते हो, ठीक है, शुरू से ही जेड के जेड स्क्वायर की बजाय के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वही से शुरू कर सकते, ठीक। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज, इन हाइड्रोजन एटम, एक दो बताऊंगा मैं, बाकी आप खुद करें। फर्स्ट वन, लाइमैन सीरीज। इनमें जो फार्मूला है 1 बाई लैम्डा या वेव नंबर का, वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे तो n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2। और ये किसके लिए है, n2th ऑर्बिट से n1 पे जंप कर रहा है, उसकी इक्वेशन है। जिस पे जंप कर रहा है वो पहले लिखा है, जहां से आया है इलेक्ट्रॉन वो दूसरी। और सारी इक्वेशंस एक ही आधार पर अलग हैं कि लाइमैन में पहले ऑर्बिट पर आते हैं, बाल्मर में दूसरे पे। कहां से आएगी, दूसरे से, दूसरे पे, अरे उससे ऊपर वालों से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। लाइमैन पर n1 की वैल्यू 1 है, सभी अलग अलग सीरीज में केवल n1 अलग अलग फिक्स हो जाता है। n2 की वैल्यू कितनी भी हो सकती है उसके बाद वाली। जैसे लाइमैन सीरीज में कहूं, इट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज emitted when electron jump from any of higher orbit to first orbit
इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले पर, कहां से? एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट। मतलब इसका इंपीरिकल, इस फार्मूले को इंपीरिकल फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा लाइनमैन सीरीज का? 1 बाई लैम्डा आर 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। n2 की जगह यहाँ k भी लिखा हो सकता है, मैंने k का मतलब रखो या n2 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n2 की वैल्यू तो आ गई भाई 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए ये कह रहा है पहली लाइन का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज? फोर्थ लाइन। अरे जब मैंने कहा कि ये तो कहीं से भी आ सकती है, आनी पहले पर है, यानी पांचवी लाइन पूछ ली तो जिसने 5 रख दो। नो, लाइनमैन का मतलब n1 पहला 1, पांचवी लाइन क्या मतलब? n2 की कितनी वैल्यू? 6। 1 पर तो आनी है, 5 और लोड, पांचवी लाइन छठी से आएगी थी, क्योंकि पहली लाइन कहां से आती है? पहली लाइन का मतलब 2, सबसे पहली लाइन यही तो होगी, तो दूसरे से पहले पर आएगी, ठीक है। दूसरी लाइन तीसरे से पहले, चौथी लाइन चौथी पांचवे से पहले, ऐसे समझ गए। और जो क्लोजेस्ट होते, ध्यान देंगे, अंतर जितना अंतर है पहले और दूसरे से आइए, दूसरे से आइए तो दूसरे की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी। इसको अगर दूसरे एंगल से करना हो ना तो ऐसे भी कर सकता हूं, hc बाई लैम्डा बराबर है E2 माइनस। अगर न्यूमेरिकल में ऐसे आ जाए या कंपटीशन में ऐसे आ जाए, hc बाई लैम्डा बराबर है E2 कितना था? माइनस 13.6 बटे 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, घटा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो है। और hc की वैल्यू भी पता है, 124.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो लैम्डा जो भी आओगे वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये अलग चीजें नहीं है। तो ये जैसे फर्स्ट लाइन फोटो इलेक्ट्रिक hc तो कहीं भी उतना ही तो वैल्यू होगी, आज भी पढ़ रहा है। अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक में बताई थी, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए कि hc की ये वैल्यू। तो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, याद रखिए। कई बार लाइन ना देते, क्योंकि लाइनमैन सीरीज की सीरीज लिमिट बताइए, वेवलेंथ सीरीज लिमिट का मतलब मैक्सिमम निकाल दो और मिनिमम कितनी आएगी, ठीक है। क्यों मैक्सिमम वेवलेंथ? ऐसे बोल सकते हो कि जी मैंने कहा ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। अरे आने पहले पर है तो सबसे नजदीक का दूसरा है तो है, तो सबसे कम एनर्जी का अंतर दूसरे और पहले का है तो होगा एनर्जी का अंतर। निकलती तो एनर्जी है, और एनर्जी निकली hc बाई लैम्डा, या कम से कम है मिनिमम, या मिनिमम तो जब होगी जब लैम्डा मैक्सिमम होगा। जब एनर्जी कम से कम निकलती है तो इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा, तो क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ कह दूं तो 1 बाई लैम्डा मैक्स r 1 माइनस 1 बाई 4, दो रख दिया n2, ये क्या हो गया? r इंटू 3 बाई 4, तो लैम्डा मैक्सिमम कितनी आ रही होती है? 4/3 r, 4/3 1.33 है, 1 नीचे कितना आ गया? 1.1 इंटू 10 की पावर
क्या दिया था 7 प्लस 7 है ऊपर आओगा -1 11 लगभग इतने इतनी वेवलेंथ है जी ज्यादा से ज्यादा 1200 एंगस्ट्रॉम 1000 से गुणा कर 10 की पावर -10 बनानी है ना 10 की पावर -3 गुना 10 की पावर -3 से ऊपर आया तो क्या होगा +3 ये तो बन गया 1200 ये बन गया -10 यानी एंगस्ट्रॉम 1200 समझ गए और मिनिमम वेवलेंथ समझ लाइमैन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी n2 की वैल्यू हाईएस्ट कितनी इंफिनिटी इंफिनिटी से कितने ज्यादा इनफाइनाइट यानी कि 1/r 1 - 1/infinity यानी तो 0 तो लैम्डा मिनिमम लिख लो 1/r मैक्सिमम भी लिख लिया होगा तो रोक दे भाई सिमिलरली अब बाकी कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है नाम बदलेंगे क्या अगली है बाल अच्छा ये भी आप देखिए लाइमैन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी कि दिखाई नहीं देती है अल्ट्रा वायलेट में एग्जिस्ट करती है फिर अगली दूसरी स्पेक्ट्रल सीरीज है बाल्मर सीरीज बाल्मर सीरीज में क्या हो जाएगा इट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट यानी कि n1 आ गया 2 और n2 आ गया जी 3 4 5 6 ऐसे कर तो जैसे उसमें लिखा था 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर यानी 4 ये 2 का स्क्वायर ही प्लस है -1/n2 का स्क्वायर ये इंपीरिकल फॉर्मूला है इसका बाल्मर सीरीज का अब बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन करेक्ट n2 को 5 रख दूसरे पर तो आने हैं तीसरी लाइन 3 जोड़ो इसमें कहां से आएगी 5 में से इसकी मिनिमम वेवलेंथ r 2 का स्क्वायर दिख रहा है 4/r मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी hc/λ होती है एनर्जी तो कम से कम वेवलेंथ है तो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा तो भाई आनी दूसरे पर है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का अंतर निकलनी एनर्जी सीधी सी बात है इंफिनिटी से आएगी तभी तो अंतर ज्यादा है और मैक्सिमम वेवलेंथ तमन्ना बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे कितनी होगी हाँ n1 = 2 क्योंकि बाल्मर आ गया तो n1 ही फिक्स है हाँ इतनी रामायण n2 5 होगी 5 का कोई संविधान में लिख दिया 5 है अरे पागल पहली दूसरे पर आनी है दोस्तों ऊपर वाले से तो आएगी तीसरे से वह ना जोड़ने 3 + 2 5 पहली लाइन और फिर क्या ये समझ में आ गई फर्स्ट लाइन अरे जहां आनी उससे जस्ट ऊपर वाला तीसरे से दूसरा दूसरी लाइन चौथे से दूसरा गॉट द पॉइंट ये इसी तरह से अब वो इसको ये किस में होती है ये विजिबल रीजन में होती है विजिबल लाइट दिखती है तीसरा आप कहेंगे पास्चन सीरीज
अब ये बताने की जरूरत नहीं है, n1 इसमें 3 हो जाएगा और n2 की वैल्यू क्या 4 5 6 7 वो अलग अलग लाइन और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह से अगली कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या होगी, n1 is 4, it is the spectral series emitted when electron jump from any of the higher orbit to fourth orbit। अगली कौन है, पी फंड और लास्ट हम्फ्री। ठीक है, आमतौर से ये ब्रैकेट तक ही पूछेगा आमतौर से। ठीक है, तमन्ना इसकी ब्रैकेट सीरीज की तीसरी लाइन बता कैसे कैसे निकालेगी वेवलेंथ। वेव तुम भी सोच ले, सोच लिया, सोच रहा है, सोच तुमने सोचना है, सोच गया सर, तूने सोच लिया, बोल n2 7 करेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया गया। चौथे पर आनी है, तीसरी लाइन है तो 3 जोड़ दो 4 में तो जो आ जाएगी वो। ये सारी बाल्मर के बाद पास्चन हो, ब्रैकेट हो, पी फंड हो, हम्फ्री हो, ये सारी इंफ्रारेड रीजन में आती है, IR रीजन। तो अगर एक आध बार जैसे ऐसे भी आएगा आइडेंटिफाई, जैसे मैंने कहा जी 1300 एंगस्ट्रॉम है, एक है 6040 एंगस्ट्रॉम, एक है 9000 एंगस्ट्रॉम। बताओ जी ये कौन सी लाइन किस सीरीज की है। तो आप कहोगे जी आपने तो विजिबल का ध्यान रखना, विजिबल का लगभग 3900 से 7800 या 8000 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल लाइट होती है, विजिबल। तो उससे कम वेवलेंथ की यानी ज्यादा एनर्जी की कौन होगी, अल्ट्रावायलेट। और उससे ज्यादा रेड है, ये रेड की तरफ इंफ्रारेड, जो रेड से भी इंफीरियर है फ्रीक्वेंसी। आपको जब EM वेव में बताया था, जो इंफ्रारेड और अल्ट्रा ये किसके लिए बनी हुई, फ्रीक्वेंसी को मान लो। अल्ट्रा मतलब उससे ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट मतलब फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज्यादा, तो वेवलेंथ तो उल्टी होगी, वेवलेंथ कम। तो ये क्या होगी, ये लाइमैन होगी, ये बाल्मर होगी और ये होगी पास्चन। जस्ट इसके बाद इसलिए पास्चन, बाकी सारी इसमें होती है, इसमें इंफ्रारेड में। ठीक है, ऐसे आप मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन। अब हम आते हैं भाई एनर्जी लेवल डायग्राम। Energy level diagram. It is a diagram in which the total energy of electron in different orbits are shown graphically या डायग्रामेटिक। अब हमने कहा अलग अलग हाइड्रोजन एटम का E1 -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में n की जगह 1 रखा, E1 आ गया बेटे कितना -13.6, n की जगह 2 रख दिया तो दूसरी एनर्जी क्या आ गई 2, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि -13 से -3 होगी, तो प्लस करोगे तभी थोड़ी ज्यादा है। फिर n की वैल्यू 3 रखी, E3 आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 9 से डिवाइड करोगे
n की वैल्यू 4 रखी तो E4 आ गई क्या, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n की जगह 5 रखी, 25 से डिवाइड किया 13.6, कितनी है -0.53, 0.53 या 54 लगभग इतनी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उनकी और ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने बहुत है। और n इंफिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, बाउंड है, इसीलिए नहीं होती, ऑलवेज नेगेटिव। जब तक एटम में है तो नेगेटिव होगी, बाउंड है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्या बताएगी, दुगनी होती है काइनेटिक्स। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे चलो एक ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बनाए अगर हम तो जी लो 0 तो मैक्सिमम हो गया ना, तो ग्राफ तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो मैं यहां मान लिया लिख दूं जी, या लाइन है -14 इलेक्ट्रॉन, सबसे नीचे मान लिया। तो जी इससे आगे -13.6 क्या है इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्बिट, 1। फिर अगली क्या होगी, -3.4, तो बिल्कुल इतना ना देखा ना, लगना तो चाहिए इतना आया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर n की वैल्यू 2 और एनर्जी आ गई -3.4। अंतर लगे तो 10 का है। फिर अगला कितना, -1.5, अब अंतर घट गया, मतलब ये ऐसे n की वैल्यू 3, ये आ गई थी -1.5। अगली और घट गया अंतर 4, तो -0.85। फिर अगला और घट गया अंतर, n की वैल्यू -0.54, अगला और घट गया, फिर अगला और कम, फिर और कम। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो एक कंटिन्यूम सा बन जाएगा और अंत में क्या हो जाएगी, इंफिनिटी पे 0। ये -14 दिखाने की जरूरत नहीं ना, कोई ना दिखाए तो बेशक ना दिखाए, हमने तो वही से रेफरेंस ले लिया। अब अगर मुझे लाइनमैन दिखानी हो तो ये है लाइनमैन, पहली पर आ रही है, जब यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, लाइनमैन। अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर कौन है, देखो लाइनमैन इसीलिए अल्ट्रावायलेट में हाईली एनर्जेटिक, और सबसे कम वाला भी इतना अंतर है, तो ज्यादा ही तो एनर्जी निकलेगी। फिर आप ऐसे कहोगे बाल्मर, ये नहीं, दूसरे पर आना है, दिस इज दी बाल्मर। विजिबल, यहां से जो निकलेगी विजिबल, ये जो निकलेगी अल्ट्रावायलेट। फिर ये क्या है, पाश्चन। ये 3 वैसे दिखा दी, कोई जरूरी नहीं है 3 या 2 या ऐसे, मतलब न्यू तो लगे रहोगे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये कौन हो गई, ये क्या थी, पाश्चन। ये इंफ्रारेड में, ये क्या हो गई, ब्रैकेट। ये फिर क्या हो गया अगली, पीफन। ये क्या होगी, अम्फरी। तो इस तरह से आप इज इट क्लियर। ये है स्पेक्ट्रल सीरीज, या सॉरी एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो यहां से भी सीधी निकाल सकते हैं। आप कोई कहे कि जी बताओ कि तीसरे से पहले पर आया है, कितनी एनर्जी निकलेगी। अरे इसकी एनर्जी बता रही, तीसरे की, इसकी बता रही, निकलनी है ना एनर्जी, तो शुरू वाली माइनस फाइनल, क्योंकि ज्यादा से आएगा तभी तो निकलेगी। मेरे पास 100 रुपए है, 10 कब हो जाएगा, 90 दूंगा तभी दूंगे। तो शुरू की वैल्यू, जैसे अब मुझे कहनी एनर्जी निकलेगी तीसरे ऑर्बिट से जी पहले पर आ रहा है, तो E3 माइनस E1, पहले ऊपर वाला निकलेगी। उल्टा कह दो, पहले तक तीसरे पर पहुंचाना है, तब भी इतनी, फिर वो जो है एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अरे इतनी एनर्जी डाली, वो ये नहीं बताएंगे कहां पहुंच गया, फिर बताओ कितने फोटोन आ सकते हैं।
तो E3 कितनी है? -1.51 माइनस 13.6, तो कितनी होगी? 12.09 इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी निकली। ये है किसकी? अरे दूसरी लाइन लाइमैन की। ठीक है, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया हो प्लीज आज पूछो। ठीक है ना? तो इस ढंग से आप कह सकते हो इस डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज एमिटेड भी इससे निकल सकते हैं। वेवलेंथ निकालनी हो तो बढ़िया ये है कि वो स्पेक्ट्रल सीरीज वाला ही लगाएं, 1/λ बराबर है। लेकिन एनर्जी वाला निकालना हो फिर ये एनर्जी का अंतर, क्योंकि उसमें वेवलेंथ निकालोगे फिर hc/λ का झंझट रहेगा। ठीक है, इसी और इसमें एनर्जी निकाल लोगे फिर वेवलेंथ यहां से भी निकल सकती है। ठीक है, और चलो बताऊंगा एक क्वेश्चन विदाउट, so that's how we can find energy level diagram। अब क्या हुई? आयनाइजेशन एनर्जी या लिमिटेशंस हटेंगे। आयनाइजेशन हो चुकी है। अच्छा, चलो पहले वो सुनो। एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और उन्हीं के साथ लगा हुआ पोटेंशियल भी शब्द। पहले एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट करना है मतलब ग्राउंड स्टेट से कहीं ऊपर भेजना। ध्यान रहे ये शुरू पहले ही ऑर्बिट से हो। ये लाइमैन सीरीज के उल्टे। लाइमैन में तो निकलती है, पर एक्साइट करने के लिए हमें तो नीचे से ऊपर पहुंचाने हैं, तो हमें देनी पड़ेगी। तो क्या डेफिनेशन देंगे एक्साइटेशन एनर्जी की? It is the energy required to make the electron jump from the ground state, means first orbit, to any of the higher orbit। किसी भी ऊपर के ऑर्बिट तक ले जाने। अब जैसे देखो ध्यान से, मैंने ये बताया अंतर, ये बताया, ये क्या कहा था कि तीसरे से पहले पर आ रहा है, इतनी एनर्जी निकल रही है। अगर मैं कहूं कि पहले से तीसरे पर पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी। और ये कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी है? सेकंड। ग्राउंड स्टेट पहला ऑर्बिट, उससे ऊपर वाला ऑर्बिट पहली एक्साइटेड स्टेट, और वहां तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब एक्साइटेशन एनर्जीज कैन बी डिफरेंट। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी -3.4 -13.6, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 13.7, 3.4 घटा दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी थी। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी थी। इज इट क्लियर? सेकंड एक्साइटेशन, नो मत सोच लेना सेकंड जी और दूसरे तक तीसरे में पहुंचाओगे। नो, फर्स्ट से तीसरे। व्हाट द पॉइंट? इसी तरह से अब पोटेंशियल कहें तो जब मैं कह रहा हूं 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करना ही करना है। इतनी वोल्टेज लगा दूंगा 12.09 वोल्ट, तो वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा पहली फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या बताई? -3.4 माइनस प्लस 13.6, कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बताना हो तो 10.2 वोल्ट। ई चार्ज तो हटाना है, कितनी वोल्टेज इतनी एनर्जी दे सकती है? अरे 10.2 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देगी। It is the potential
which provide sufficient energy to the electron to make it jump from ground state यानी first orbit to any of the higher orbit। तो ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तमन्ना बताओ चौथी एक्साइटेशन एनर्जी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी, कैलकुलेशन हम कर देंगे वैसे कि फलाने में तो फलानी घटा देंगे, करेक्ट। फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा तो पांचवा तो ज्यादा एनर्जी है, तो पांचवें वाली में तो ये घटा, यानी कि 0.54 में से माइनस, इनडायरेक्टली तो वो जमा हो जाएगा 13.6 में, तो वो घटाना है, ठीक है। ये हाँ भाई समाज मुश्किल है, पड़ा हुआ है ऐसे एनर्जी कैलकुलेशन के साथ। अच्छा टारगेट ऑन डायल दूसरी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये यूनिक होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, it is the minimum energy required to remove the electron from the ground state। यूं नहीं कि यहाँ चौथे पांचवें मैं फिर निकाल दूं, नो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट से इजेक्ट आउट करना है, और कम से कम मतलब बाहर निकल जाए तो वो निकल ही जाए, पर रुक जाए, बाहर निकल जाए। तो कितनी एनर्जी आई, यानी कि इंफिनिटी तक भेजना है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई भाई, ई इंफिनिटी माइनस E1, ये तो जीरो है, माइनस 13.6, ये आ गया जी प्लस 13.6, प्लस 13.6। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो? क्लियर? दिस इज व्हाट। तो कितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, ई हट गया बस 13.6 वोल्ट। यूनिक है, इसकी यूनिक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन लो, वो तो एक्साइटेशन थी, अलग अलग में जा सकते, ठीक। अब है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। Limitations of Bohr's atomic model। Limitations, first one, this is applicable to hydrogen like atoms only, that is those atoms which have one electron, और उनमें कौन है, 1H1 हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन एटम H कह दो, एक हीलियम +1, हीलियम +1, ठीक है। +1 कह देगा, क्या मतलब है, एक तो हमने पहले ही हटा दिया, दो होते हीलियम में इलेक्ट्रॉन, तो सिंगली आयोनाइज्ड है, तो इसका मतलब एक में इलेक्ट्रॉन। फिर लिथियम +2, लिथियम में 3 होते, 2 हटा दो पहले, तो एक बच गया, तो इनके लिए एप्लीकेशन, ठीक। दूसरा, it does not tell whether why the orbits are circular, the orbits may be elliptic,
आगे के लिए नहीं है, जैसे कि B3+। आमतौर से नहीं है। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कहते हैं कोई वैसे दूसरा, हैं? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए नहीं कहते इसको, एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए नहीं कहते। यूनी का मतलब एक का तो है, ठीक है, तो सर आगे लेकिन वाले नहीं थोड़ा कि आयरन के भी तो 25 हटा देगा फिर भी काम करेगा। नो, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा कि इट डज नॉट कंसीडर द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमें पता है वेव इलेक्ट्रॉन, it does not explain the relative intensity in spectral series. स्पेक्ट्रल सीरीज में जो अलग, जैसे इंटेंसिटी देखिए अलग अलग है, रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक है, कि क्यों है, कोई ज्यादा चमकदार है कोई कम चमकदार है, क्यों है ऐसे। पांचवी, इट ईच स्पेक्ट्रल लाइन is made of many fine line, यानी कि इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता स्पेक्ट्रल सीरीज का। एक लाइन दिख तो रही है लेकिन हाईली रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर से देखी गई तो एक लाइन में देखोगे तो वो भी कई लाइनों में बट जाएगी, बनी हुई है कई लाइनों से। फिर इनका ब्रेकिंग, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया लाइनें टूट जाती हैं, क्यों टूटती है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में जब ये टूट जाती हैं तो जी मैन इफेक्ट। ये हमारे इसकी लिमिटेशन है, कमियां हैं बहुत ज्यादा। व्हाट द पॉइंट, तो ये है लिमिटेशंस, और ये चैप्टर हो गया यूनिट। लेट अस डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहले इसी से शुरू करते। देखिए ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखी है, हाइपोथेटिकल है कि इस लेवल की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 12। ऐसे क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से एक फोटोन इन 5-6 जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, वही आखिरी से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, इनके नाम दे रखे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें यह पूछा गया है कि 6200 एंगस्ट्रॉम की लाइट जो है कौन से ट्रांजिशन में निकल रही है। प्रतीक आप बताओ। बासठ एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये करना है बेटे कि एनर्जी निकाल लो 6200 एंगस्ट्रॉम के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक, कितनी एनर्जी है? 6200 एंगस्ट्रॉम तो निकल रही है। E बराबर है hc/लैम्डा। याद करिए, इसका मतलब 124.00, नीचे 6200, तो ये 2 0 से 2 0 2 आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ट्रांजिशन? 6 तो 6 2 जा रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने लग रहे हो। ये 8 और 6 अंतर देखना है। फर्स्ट भी 12 से 2 और ये 10 दे रहा है, ये 10 है। 2 का अंतर किसमें है? 8 से 6 ये, और वो है ये तीसरी। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स शुड बी दिस 2 इलेक्ट्रॉन। और वो किस ट्रांजिशन में है? तीसरी में। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल के कहां गया है? 6 पे। तो अंतर क्या है? अंतर ही तो निकलता है एनर्जी में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट द पॉइंट?
ठीक है, ये ये देखिए आखिरी वाला चौथा, इन एक चैम्बर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम, एक चैम्बर है जिसमें हाइड्रोजन एटम भरे पड़े हैं, आपने दैट चैम्बर हैज बीन बम्बार्डेड विद फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी से बम्बार्ड कर दिया। आर इंसिडेंट, what are the maximum number of photons emitted from one hydrogen atom? फोटोन कब निकलते हैं? अरे भाई आप बम्बार्ड कर रहे हो, जो रेडिएशन, तुम्हारे सभी के पैकेजेस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बम्बार्डमेंट किया इतने एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में लौटेंगे तो क्या देंगे? फोटोन। क्या देंगे? फोटोन। तो ये कहां तक आना है? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट तक, बाकी तो अनस्टेबल होती है स्टेट्स। तो अब आप देखिए, अरे पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, आफ्टर बम्बार्डमेंट, जब बम्बार्डमेंट कर दी इन्होंने तो एनर्जी कहां पहुंच गई? -13.6 + 12.75, ठीक है। तो कितनी होगी लगभग? 5 7.75। ये कुछ गलत मान लिया शायद। चौथे ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? 0.85 ना, है ना? तो 0.85 तो 5 गया, ठीक था। अब गलत मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। 0.85 आ, ये 12.75 के फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, पर एब्जॉर्ब किया तो, और याद रखे एब्जॉर्ब भी उतना ही करेगा जितना जा सके ऊपर। जैसे पहले से दूसरे का अंतर 10.2 का है, तो अगर कोई कह दीजिए 10 के डाल दिए तो लेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो, कि बीच में अटक गया लो। तो 12.75 के आए तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। अब मुझे ये पता होना चाहिए इतनी एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होती है, तो हमें वो पता है। वैसे En क्या होता है? -13.6 बटे n का स्क्वायर यानी 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब चौथे में इतनी एनर्जी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट। अब वो क्या करेंगे? डी एक्साइटेशन, वाइल कमिंग बैक, रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट। कितने फोटोन निकल सकते हैं? मतलब ये 1 की बजाय फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स में कितने फोटोन, एनर्जी कितनी हो सकती है? कितनी एनर्जी के, इसकी लैंग्वेज थोड़ी प्रॉपर नहीं है, वो आप उसमें देख लेंगे, जो पैकेजेस ये बता देंगे। उसमें क्या है, एक याद रखें, पहली ग्राउंड nth ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट तक आना है तो कितने फोटोन निकलते हैं? नंबर ऑफ फोटोन। केमिस्ट्री में भी आपको फार्मूला बताएगा क्या होगा। nth से फर्स्ट ऑर्बिट में n × n-1 डिवाइडेड, ठीक है। तो चौथे में पहुंचे, चौथा 4 - 1 3 6 पॉसिबल एनर्जी स्टेट फोटॉन्स निकल सकते हैं। क्यों? देखोगे आप, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे। तो जी फोटॉन्स चौथे से सीधा भी आ सकते हैं, पहला,
चौथे से यहाँ आए दूसरा, और दूसरे से यहाँ आए तीसरा, ये चौथा है ना, और यहाँ से भी सीधा आ सकता है पांचवा, और कौन सा रह गया, तीसरा, इसमें से ये उससे सही तो इससे पिछला 6 ये हो सकती है एनर्जी स्टेट तो निकल सकती है उसका फार्मूला 6 फोटोन विदाउट तीसरा न्यूमेरिक हीलियम एटम है मेरे पास एटम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने एनर्जी दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई थी। तो इसके बाद क्या बन गया वो हीलियम +1। मुझे हीलियम +2 बनाना है तो मैं कह सकता हूँ हीलियम +1 के लिए तो बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है जो ये H पॉजिटिव इसके अंदर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम +1 एटम En क्या फार्मूला -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन नहीं है Z² जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो E1 कितनी होगी उसमें -13.6 Z² मतलब 2 का स्क्वायर। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर 2He4, 2 का स्क्वायर और 1 ऑर्बिट तो पहला ही है तो 4 गुना होगी ना -24 13 चौके 52 और 2 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसको हटाने के लिए कितनी चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। $54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक को। अब देखो टोटल ये तुम्हारे पैकेज में है, टोटल एनर्जी कितनी होगी? हीलियम से हीलियम +2 बनाना है ना, दोनों 20 तो पहले खर्चा हो गया था 54 का इतना, तो टोटल एनर्जी 20 + 54.4 मतलब 74.4। समझ नहीं आया तो पूछा करो, ये अच्छे क्वेश्चन है। तमन्ना पहला शायद कोई खास नहीं है, पहला तो तमन्ना बताएंगे। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट है? कौन सा बस? ठीक है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। अरे पहला तो ग्राउंड स्टेट है, उसको ऊपर वाली पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीसरे ऑर्बिट में पूछ लिया।
तीसरे ऑर्बिट में ये सेकंड एक्साइटेड तीसरे ऑर्बिट तीसरे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन की -13.6 electron into z square by n square -13.6 into z square by n square जेड स्क्वायर हाइड्रोजन का है एक होता है अच्छा एक पे उसके बाद n square 9 -13.6 9 आ गया मतलब कर दो -13.6 9 याद तो जानी चाहिए माइनस हो जाएगा काइनेटिक पहले तो एनर्जी निकालेगा और उधर करेगा अगर -1.51 टोटल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी निकालो पहले -13.6/9 3 का स्क्वायर मतलब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर अब बता काइनेटिक एनर्जी करंट पॉजिटिव लेगी इसी की करेक्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी की उल्टी प्लस होती है अब पोटेंशियल बता किसकी माइनस प्लस माइनस होती है पोटेंशियल अब है दूसरा प्रतीक बताएगा इन्होंने कहा कि जी पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है जैसे जो -3.02 ली इसका मतलब है इंफिनिटी पर जीरो माना फिर इतनी इंफिनिटी पे ही तो जीरो थी लेकिन इन्होंने कंफ्यूजन के लिए क्या कर दिया एक तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती रेफरेंस पे और बीट पे नहीं करती लेकिन पोटेंशियल तो हमेशा ही रेफरेंस पे तो हमने क्या किया कि रेफरेंस जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी उसको क्या मान लिया रेफरेंस लेवल वैल्यू मान लिया आप बताओ सर जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी को जो रेफरेंस वैल्यू की बाय 4 आएगी E1 कितनी है भाई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितनी आ गई EP1 -13.6 गुना 2 मतलब -27.2 इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट कितनी है E3 E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EP2 कितनी है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी दोनों पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी ज्यादा है अरे जब मैं कह रहा हूं जीरो तक कितनी फालतू है एक्चुअल तो ये है ना दोनों तो अब देखो EP2 EP1 की जो रेफरेंस लेवल है उस तक कितनी फालतू है एक्चुअली तो -6.8 और -27.2 तो ये कितनी बन गई 6.8 घटा दिए तो 4 20.4 ये घटाया ना टोटल तो ये आ गई थी 20.4 प्लस इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कहा है कि भाई EP1 को एक्चुअल तो थी या इतनी ज्यादा तो अगर मैं इसको जीरो मान लूं तो यह EP2 जब ये जीरो होगी तो यह EP2 एक्चुअल बन गई अब अंतर की बजाय एक्चुअल बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी तो किए अगर फला पोटेंशियल को जीरो मान लो तो फला का क्या होगा तो EP2 कितनी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EK2 कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन टोटल इतनी थी ना काइनेटिक क्या होगी प्लस तो टोटल एनर्जी क्या होगी E2 डैश 23.8 रेफरेंस बदल दिया तो लिया तो थे कि लेकिन कंपटीशन कई बार है और एनसीईआरटी में भी है समझ गए